अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। गहरे उर्दू में खुश आमदीद। आज हम तफ़हीम इबारत सीखेंगे जो जमात दहम में बड़ा अहम सवाल है। 10 नंबर का ये इम्तहान में सवाल आता है। इस साल आपको पता है हमारे पास 8 से 9 जो इबारत हैं उन्हीं को तैयार करना है और उन्हीं में से कोई एक इबारत पे सवाल आएगा। सबसे पहले हमें इस लफ्ज़ को समझना होगा कि ये लफ्ज़ क्या है, तफ़हीम कहते किसे हैं। तफ़हीम का मतलब होता है समझना, परखना, गौर व फिक्र करने के बाद जो बात समझ में आ जाती है उसे तफ़हीम कहते हैं, उसे फ़ाहम कहते हैं। इबारत को समझना, देखें बात ऐसे है कि हम किसी इबारत को पढ़ते हैं और हमें एक इबारत पढ़ने के बाद जो भी उसके मुतल्लिक़ एक मरकज़ी ख़्याल ज़हन में आता है वही उस इबारत की फ़हम होती है, वही उस इबारत की तफ़हीम होती है। हम पूरी की पूरी किसी से कहानी सुनते हैं, कोई पूरे का पूरा सबक सुन लें तो एज़ इट इज़ हम वैसे ही बयान नहीं कर सकते जैसे कि हमने सुना था, बल्कि फिर हम अपने लफ्ज़ों में मुख्तसरन बयान करते हैं। तो इसी तरह से बड़ी बड़ी इबारात को मुख्तसरन उसका मरकज़ी ख़्याल समझ के बयान किया गया होता है और वो तफ़हीम इबारत कहलाती है। पर्चे को हम देखते हैं कि बोर्ड के पर्चे के अंदर हमें तफ़हीम इबारत पूछी जाएगी, उसमें चंद सवाल बनाए जाएंगे। तकरीबन 5 सवाल बनाता है बोर्ड का पेपर जो है। हमारे सामने 5 सवाल रखेगा तो हमारी कोशिश होगी कि हम उन 5 सवालों को हल करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको देखें। सबसे पहले इबारत को 2 से 3 मरतबा गौर से पढ़ें। जिस बात का आपने ख्याल रखना है वो कौन सी बात है कि आपने इबारत को 2 से 3 मरतबा ज़रूर गौर से पढ़ना है। उसके बाद जवाबात गौर व फिक्र से ढूंढने हैं। आप जब जवाबात गौर व फिक्र से ढूंढेंगे तो यकीनन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने दुरुस्त जवाब लिखे हैं या गलत लिखे हैं। अगर आप गौर व फिक्र से नहीं ढूंढेंगे, आप एज़ इट इज़ रट्टे के तौर पे जैसे ऊपर इबारत पढ़ी वैसे ही नीचे ऊपर में से कॉपी पेस्ट करेंगे सवालों के जवाबों को, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तीसरी चीज़ है हमारे पास, बाज़ औक़ात इबारत के मरकज़ी ख्याल को समझना पड़ता है। अजीज़ तलबा, बात ये है कि आपको इबारत के अंदर तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको वो लफ्ज़ों में भी नज़र आए। अक्सर ऐसा होता है कि हमें मतन के मरकज़ी ख़्याल को, जो उसके अंदर सेंट्रल पॉइंट है, उसका जो उसका मफ़हूम है, उसको समझना है कि वो हमें इस इबारत से क्या समझाना चाहता है। उस मफ़हूम से, उस मरकज़ी ख़्याल से, उस फ़िक्र से, उस सोच से हमें कभी कभी सवालात को देखकर जवाब देने होते हैं कि बाज़ औक़ात इबारत के मरकज़ी ख़्याल को समझें, उसके बाद जवाब दें। मुख्तसर मगर मुदल्लल जवाब हो। जवाब जितनी बात पूछी गई है उतना जवाब दें। ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से एवं तूल खींच दें, ये काम नहीं कर सकते आप, बल्कि आपने मुख्तसर लेकिन बिल्कुल मजबूत जवाब जो उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक हो जो उसने पूछा है। अपने अल्फाज में लिखना ज़्यादा अच्छा होता है, ये ज़हन में रखें। आपको चाहे एज़ इट इज़ जवाब ऊपर मिल रहा है, जैसा जवाब था उसको एज़ इट इज़ नीचे कॉपी नहीं करें, बल्कि अपने लफ्ज़ों में ढाल के अगर लिखेंगे तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। मुम्तहन उसमें अच्छे नंबर देता है और वो ये समझता है कि आप तफ़हीम इबारत की असल को समझते हैं, क्योंकि तफ़हीम इबारत का मतलब ही समझना है इबारत को। तो अगर आप इबारत को समझ गए हैं तो फिर जवाब अपने अल्फाज में लिखें। इबारत का उन्वान अख़ज़ करने के लिए खूब गौर करें और फिर 3 से 4 अल्फाज में लिखें। उन्वान 3 से 4 लफ्ज़ों से बड़ा नहीं होना चाहिए, कम से कम 3, 2 का भी हो सकता है, 1 लफ्ज़ का भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपने 4 अल्फाज। ज़्यादा बेहतरीन उन्वान 3 से 4 अल्फाज का होता है। इस तरह से मजबूत भी लगता है और ख़ूबसूरत भी लगता है उन्वान। लेकिन इसको अख़ज़ करने के लिए इबारत का उन्वान जब भी बनाते हैं तो खूब गौर करते हैं इसके मरकज़ी ख़्याल पे, इबारत के मफ़हूम पर और उस सीख पर जो उस इबारत से हमें मिल रही होती है, जिस लिए उसने हमारे निसाब में वो इबारत शामिल की होती है। हमने कोशिश करनी होती है उससे भी कोई अगर मौजू अख़ज़ किया जा सकता है तो उसको करें।
आखिरी चीज़, जवाब में हवाला देना मुनासिब है। अब जब भी किसी सवाल का जवाब देंगे तो कोशिश करें, अगर आपको बिल्कुल उसके मुताल्लिका कोई शेर, कौल, हदीस या आयत आती है तो आप ज़रूर उसको कोड करें। आप ज़रूर उसके जवाब में उस चीज़ को दलाइल के तौर पे ला सकते हैं। ये जवाब मजबूत होगा, खूबसूरत होगा। अब हम मिसाल के तौर पे पहली आपकी इबारत से कि राजा जयपाल पंजाब का राजा था जिन दिनों पंजाब की हद गजनी तक फैली हुई थी। अब देखें, आपकी किताब पे ये इबारत और तरह से लिखी हुई है, मैं बयान कर रहा हूँ तो और तरह से, लेकिन मेरे अल्फाज बदल सकते हैं, मफहूम वही रहेगा। उसके अंदर जो आपको बात बताई जा रही है वो वही रहेगी। देख लीजिएगा प्लीज़, आप अपनी किताबों पे पहली इबारत को देखें कि पंजाब की हद उन दिनों गजनी तक फैली हुई थी जब यहाँ का राजा जयपाल था। मुसलमानों के बढ़ते हुए कदम उसने देखे तो उसने अपने लश्कर का पड़ाव जो है काबुल से पेशावर तक डाल दिया और गजनी पे जाके डेरे डाल दिए। उधर से मुसलमानों का हुक्मरान सुबुक्तगीन भी निकला और उसने भी वहाँ लाके लश्कर को पड़ाव कर दिया। दोनों लश्कर आमने सामने थे और एक दूसरे की पेशदस्ती के मुंतज़र थे कि अचानक बर्फ़बारी होना शुरू हो गई, बेमौसम बर्फ़बारी। अब ये ज़रा समझें, मेरे अल्फाज सेम तो नहीं है लेकिन बात तो मैं भी वही कर रहा हूँ जो किताब वाले ने की है, तो यही तफ़हीम इबारत है। अब हम इसको मुकम्मल करते हैं। तो क्या है, बेमौसम बर्फ़बारी शुरू हो गई। वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे। कौन लोग? आप ये कॉमन सेंस से समझें। आगे उसने बताया तो है कि हिंदुस्तानी रज़ाई ढूंढना शुरू कर दी, लेकिन हम वैसे ही समझें कि पंजाब में बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बर्फ़बारी नहीं होती है, चंद इलाके हैं जहाँ पे बर्फ़बारी होती है और इस लेवल की नहीं है। तो फिर कौन लोग बर्फ़ के कीड़े हुए? वही लोग बर्फ़ के कीड़े हुए जो सुबुक्तगीन के साथ आए थे। तो क्या लिखता है इबारत वाला कि वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे, हिंदुस्तानी अपने रज़ाइयाँ और लिहाफ ढूंढते रह गए, सैकड़ों अकड़ के मर गए, कुछ के औसान जाते रहे और बाकी दीगर लोगों के हाथ पांव रह गए। समझ गए? अब मुझे एक बात बताएं कि ये इबारत किताब वाले ने भी एक तरीके से लिखी है, मैंने अपने लफ्ज़ों में बयान कर दिया। हमारा मफहूम एक है, हमारा मरकज़ी ख्याल एक है। हम इसमें से सवालों के जवाब देखते हैं कि कैसे लिखने हैं। सबसे पहला सवाल इसमें बन सकता है कि कौन लोग बर्फ़ के कीड़े थे। आपने कहना है, सवाल को दोहरा के जवाब देते हैं। ये सबसे बेहतरीन और अहम बात है, सवाल को दोहराएं। लेकिन सवाल को दोहराने का भी एक ख़ास तरीका है। कैसे? कि सवाल को आप पहले नहीं दोहरा देना, जो पहले दोहराने वाला है वो पहले दोहराएं, जो आखिर में दोहराना है वो आखिर में दोहराएं। जैसे मैंने पूछा कि कौन लोग बर्फ़ के कीड़े थे, तो आपने ये जवाब नहीं देना कि बर्फ़ के कीड़े थे गजनी के लोग, नहीं। जो लोग सुबुक्तगीन के साथ आए थे वो लोग बर्फ़ के कीड़े थे। दोनों के दरमियान जंग क्यों नहीं हुई? सुबुक्तगीन और राजा जयपाल के दरमियान जंग इसलिए ना हुई कि वहाँ पे बेमौसम बर्फ़बारी शुरू हो गई। इस इबारत का उन्वान क्या हो सकता है? इस इबारत के काफ़ी सारे उन्वान बनते हैं। ज़बरदस्त ये भी बनता है, राजा जयपाल और सुबुक्तगीन का मार्का, राजा जयपाल और सुबुक्तगीन की जंग, तारीख़ पंजाब, पंजाब की और सुबुक्तगीन की जंग, या राजा जयपाल का ज़माना, कोई भी आप उन्वान अखज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, वो सवाल कर सकता है आपसे कि हिंदुस्तानी क्या ढूंढते रह गए? हिंदुस्तानी रज़ाइयाँ और लिहाफ ढूंढते रह गए। पंजाब की हद किन दिनों गजनी तक फैली हुई थी? पंजाब की हद उन दिनों गजनी तक फैली हुई थी जब यहाँ का राजा जयपाल था। तो जितने भी सवाल बन सकते थे मैंने कोशिश की बनाए और उनके जवाब भी बताए। मैं उम्मीद करता हूँ तफ़हीम इबारत को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ये बड़ी लाइट सी चीज़ है, बड़ी छोटी सी और बड़ी इम्पोर्टेंट पेपर के हिसाब से 10 नंबर मतलब मुफ्त में आ सकते हैं अगर थोड़ी सी भी अकल है। तफ़हीम का मतलब ही अकल के साथ समझना होता है, अकल, फ़हम रखना, सोच रखना। जिसके पास है वो इंशाल्लाह इसमें से 10 नंबर ज़रूर हासिल करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हाँ, एक बात, सिविल जज और एडिशनल सेशन जज और PMS की जमात में वो तफ़हीम इबारत ज़रूर देता है, लेकिन वो सवाल अपनी मर्ज़ी से इस तरह से तो नहीं बनाता। वो बड़े सवाल बनाता है, जैसे कि एक पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, एक सवाल ये है। इसके अलावा वो आपको तलख़ीस का सवाल दे देता है, लेकिन इबारत को वहाँ भी गौर से ही पढ़ना है, वहाँ पे भी यही उसूल मद्देनज़र रखने हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।